हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार एग्जाम की तैयारी के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन की यदि बात करें, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा। एसएससी के लिए हम लोग बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, डी ट्रिपल एस बी की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे और यूपी ट्रिपल एस सी की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी की। एसएससी का यदि आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो गया, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी एग्जाम हो गया, या कोई और भी जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका कोई भी एग्जाम दो, तो उसका सिलेबस क्या होगा, फिलहाल उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर, या फिर मैं बात करूँ कि कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या होगा उसकी मैं बात करता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग को हमें पढ़ना होगा। ब्लड रिलेशन की बात करें, ठीक है, ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो पूछी जाती हैं वो होगा कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है आजकल। एसएससी तो फिलहाल यही कर रहा है, पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग में भी वो नंबर्स की बात करता है, लेटर कोडिंग की बात करता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पर वो मिक्स कोडिंग की बात करता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, और इसी के साथ मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। डाइस की यदि बात करें, सिंपल सा टाइप नंबर 1 से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है पिछले कुछ सालों से। तो टाइप नंबर 1 ही हमारा यहाँ पे काम का है, उसी से क्वेश्चन आएगा। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को हमें दो तीन टाइप जो है हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अपने शुरुआत के जो मैंने टाइप कराए हैं वो हो सकता है, या फिर कोडेड डायरेक्शन भी हम लोग मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। योगा का टाइप बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, और शैडो का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो एक जो टाइप है वो ये आता है, फिलहाल की बात करें मैक्सिमम जो टाइप पूछा जाता है वो ये होगा, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो ये पूछा जा रहा है फिलहाल डायरेक्शन से, या तो ये होगा या फिर कोडेड डायरेक्शन की बात कर रखी होगी। वेन डायग्राम बड़ा सिंपल सा पूछा जाता है। लैंग्वेज वाला जो वेन डायग्राम है वो यहाँ पे फिलहाल नहीं पूछा जा रहा, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सिंपल सा हम लोग वेन डायग्राम कर सकते हैं। सिंगल फिगर वाला या टू फिगर वाला, या फिर वन लाइनर की बात करें, वो तो सिर्फ समझाने के लिए आपको एक टाइप बताया गया था, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें, अ, ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम 8 लोगों तक का पूछा गया है, 6 से 8 लोगों का पूछा गया है, और वो भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ अपना काम यही है कि 6 से 8% की बात करें। वो पूछ सकता है हमसे, स्क्वायर की बात पूछ सकता है, रेक्टेंगल की पूछ सकता है, और सर्कल की बात पूछ सकता है। इसके अलावा कोई भी फिगर हमें एग्जाम में देखने को नहीं मिली है, और वो नहीं पूछी जाएंगी। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और बैंकिंग के क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, उनको करने से अवॉइड करना है। पजल की बात करें, सीजीएल मेंस में एक पजल देखा गया है, और इसके अलावा की बात करें, हल्के हल्के पजल हमने कभी पहले देखे थे, लेकिन वो कोई ऐसे पजल नहीं थे, 5 लोगों की बात थी, सिर्फ ऐसा पूछा जाता था, वो क्लास में फर्स्ट आता है, वो सेकंड आता है, थर्ड आता है। तो इस तरीके से हमें पता लगाना था कि भाई किसकी रैंक क्या होगी, कौन सा किस स्थान पर आया हुआ है, जो कि हम लोग या तो यहाँ से निकाल सकते थे, या फिर रैंकिंग के कॉन्सेप्ट से, हल्का फुल्का रैंकिंग के कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते थे, या फिर अगर 5 लोगों की बात वो करता था तो 5 लोगों पर हम काम वैसे भी आसानी से कर सकते थे। सिलोगिज्म की बात करें, यहाँ पर सिलोगिज्म पॉसिबिलिटी तक का जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ वो पूछा जाता है, ओनली वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नहीं पूछी जाती है। तो ओनली वाली स्टेटमेंट को हमें अवॉइड करना है, पॉसिबिलिटी तक हमें सिर्फ पढ़ना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट सॉरी चैप्टर हो गया, तो हमें इसको बड़े अच्छे से करना होगा। सीरीज में सभी प्रकार की सीरीज आ जाती हैं, जो कि हो गया नंबर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, लेटर सीरीज, और फिलअप वाली सीरीज। तो जितनी भी सीरीज है वो सभी इसमें आ गई, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज़्यादा हम कोशिश हमें ये करनी है कि इसको हम लोग पी वाई क्यू से ही करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करें। मिसिंग नंबर की बात करें, मिसिंग नंबर को आप लोग कितना भी कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कम ही होगा। उसमें हम जितना भी कैलकुलेशन करें वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मिसिंग नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल एसएससी सीजीएल में तो ऐसा देखा गया है कि मिसिंग नंबर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और उसको बढ़ाने के लिए उसकी जगह पर सेम पेयर के क्वेश्चन को जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सेम पेयर का मतलब होगा कि इधर 5 है और इधर 4 लिखा गया है, इधर 3 लिखा गया है, तो ऐसा कौन सा पेयर होगा जिसमें सेम यही रिलेशन लग रहा होगा, तो बस वो सेम पेयर हो जाता है। एनालॉगी की बात करें, नंबर एनालॉगी जो है वो पूछी जाती है, और वर्ड्स वाली पूछी जाती है। हालांकि किसी किसी शिफ्ट में लेटर वाली भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इसको हम कंप्लीटली ही करेंगे, इसको हमें स्किप नहीं करना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स एंड एक्शन, एंड रीजन एंड असर्शन, डाटा सफिशिएंसी। तो मैं इन सभी की बात करूं, ये अपने आप में जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे के सारे चैप्टर अपने आप में एक ही यूनिट के हैं।
तो यहाँ से कोई एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। सीजीएल मेंस में हमें क्वेश्चन देखने को मिला था, स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन देखने को मिला है, कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिला है। ये ऐसे थे जो कि हर शिफ्ट में पूछा ही गया था। सॉरी, स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं, एक शिफ्ट में स्टेटमेंट कंक्लूजन था और बाकियों में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन गिवन था। कोर्स ऑफ एक्शन से हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रीजन एंड असर्शन से ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये पूरे का पूरा चैप्टर नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइंस बेस्ड चैप्टर है। साइंस अच्छी है तो इस चैप्टर को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन देखने को मिले हमें सीजीएल मेंस में, तो मान के चलते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये टॉपिक जो है हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रैंकिंग को बिल्कुल धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब की बार सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, चार शिफ्ट थी, चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी भी एग्जाम में इसको ऐसा फिलहाल नहीं पूछा जा रहा है। कैलेंडर की बात करें, धीरे धीरे करके इसको भी बिल्कुल ना के बराबर कर दिया गया है, और अब ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है एसएससी के, फिलहाल की मैं बात करूँ तो। लेकिन एक दो साल पहले पूछा गया था, और वो भी किसी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ चार ही क्वेश्चन आए थे। आई थिंक उस एग्जाम की 27 शिफ्ट थी, तो उसके उसमें से सिर्फ चार क्वेश्चन थे, या पता नहीं 21 शिफ्ट थी तो उसके चार क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुछ इस तरीके का उसका रिकॉर्ड था उस एग्जाम का। देख लेना, प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो उसमें मिल जाएगा कि अपने पास चार ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। क्लॉक की हम बात करें तो क्लॉक जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन पढ़ने को आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। लेकिन क्लॉक बिल्कुल खत्म हो गया है, इस पर मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करें नॉन वर्बल की, तो नॉन वर्बल में फिगर एनालॉगी के एक आध बार कोई एक या दो क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। फिगर एनालॉगी की बात करें या कंप्लीशन ऑफ फिगर की बात करें, दोनों चैप्टर में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो एग्जामिनर फिगर एनालॉगी का क्वेश्चन नहीं देता है, उसके बजाय वो कंप्लीशन ऑफ फिगर के क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो दोनों चैप्टर में अलग अलग हैं, सिर्फ इतना फर्क जो है वो सिर्फ इतना है, ये पहली फिगर, ये दूसरी फिगर, और एनालॉगी वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, तो एक ये और एक इधर बना होगा। लेकिन इतना ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट इसको नहीं है, क्योंकि फिगर एनालॉगी और कंप्लीशन ऑफ फिगर सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। यहाँ पर वो चीजें लगातार होंगी, फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डॉट्स बने होंगे बीच में, तो हमें बताना होगा कि आगे कौन सी फिगर आएगी। कॉन्सेप्ट सेम है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है, फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन कम आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें, पिछले एक साल से तो सीजीएल में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हाँ बाकी किसी और एग्जाम में आ सकता है, और शायद आया भी हो, तो इसको हम हमें करना होगा। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है ये। एमडेड फिगर से एक क्वेश्चन आता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से एक फिगर, सॉरी एक क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस था, जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए था। अब बात करते हैं अपने अगले एग्जाम की, जो कि अगला एग्जाम बैंकिंग का है। काफी बच्चे बैंकिंग को भी प्रेफर करते हैं एसएससी के साथ साथ, तो बैंकिंग की बात करें, क्लरिकल लेवल की बात करें या बैंकिंग पीओ की बात करें, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर इसके अलावा यदि कोई इंश्योरेंस का एग्जाम देते हो, उनकी यदि बात करें, उनका सिलेबस क्या होगा, उनमें पूछा जाता है, मैक्सिमम केस में यही पूछा जाता है, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। नंबर कोडिंग को खत्म कर दिया गया, लेटर कोडिंग को खत्म कर दिया गया, बाकी जितने भी टाइप हैं सभी को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ मिक्स कोडिंग को ही प्रेफरेंस दी जाती है, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ कोडेड ब्लड रिलेशन ही पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना होगा। कोडेड डायरेक्शन की बात करें, यदि क्वेश्चन आता है तो सिर्फ कोडेड डायरेक्शन से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी चीजों पर हमें काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दो टॉपिक बड़े काम के हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो चैप्टर से आएंगे, या तो सिटिंग अरेंजमेंट से होंगे या पजल से होंगे। इन पर ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इन दोनों के बाद जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि इनसे जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, वो हो गया सिलोगिज्म। यहाँ पर ओनली की स्टेटमेंट आती है, ओनली ए फ्यू की स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट पर ज्यादा फोकस होता है। हाँ, कभी कभार अगर आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है ये स्टेटमेंट के अलावा जो अपनी पहली वाली स्टेटमेंट है वो भी पूछ ली जाती है, लेकिन मैक्सिमम चांस ये होगा कि ओनली और ओनली फ्यू वाले चीजों पर ही काम किया जाता है। इसके बाद इनइक्वालिटीज की बात करें, तो इनइक्वालिटीज टॉपिक जो है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आइदर और से ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें, आइदर और। तो आइदर और का केस हमें पढ़ना होगा। बाकी तो हम ऐसा बड़ा आसान होता ही है। डीआई की यदि बात करें तो पहले ऐसा होता था कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में से मतलब कि जब आते थे, यानी कि 35 नंबर का पेपर होगा रीजनिंग का, जिसमें से बात करें 7 या 8 क्वेश्चन होंगे शायद उसमें। तो जब हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के मान के चलो 6 क्वेश्चन देने हैं, पजल वजल के जो भी है टोटल क्वेश्चन ऐसे था, तो वहाँ पर एक खत्म करके सिर्फ एक क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता था, वो था डीआई का। लेकिन अब डीआई लिखा जरूर रहता है रीजनिंग में, लेकिन अब इसको बैंकिंग मैथ्स में पूछने लगा है।
और इसके इस क्वेश्चन की जगह पर उसने एक क्वेश्चन इसका बढ़ा दिया, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का, जो कि टाइम टेकिंग होता है, वो डीआई से भी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, तो उसको बढ़ा दिया गया है और इसको रीजनिंग से खत्म करके मैथ में इंक्लूड कर दिया गया है। और मैथ में भी उसका इंक्लूड करने का मतलब ये हुआ कि वो एक ही क्वेश्चन से काफी सारे कॉन्सेप्ट की नॉलेज आप लोगों की चेक कर लेता है। इसमें 6 से 7 चैप्टर अपने आप में इंक्लूड हो जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन में। रैंकिंग की बात करें, शायद कोई एक क्वेश्चन देखने को मिले तो मिले, अदरवाइज सिलेबस में है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। वो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और इसके अलावा जो चैप्टर बचता है इंपॉर्टेंट, वो बचता है मशीन इनपुट आउटपुट। इसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ हो जाते हैं, तो इस पर हमें काम करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बात करें डाटा सफिशिएंसी पर, एसबीआई का कोई एग्जाम हुआ था 2 साल पहले, उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट का था कोई सितंबर नवंबर, सॉरी नवंबर दिसंबर का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें काफी लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था डाटा सफिशिएंसी से। लेंदी का मतलब ये होगा कि उसको पढ़ने में ही समय ज्यादा खराब हुआ था, तो इस पर भी हमें काम करने की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत है। बाकी कोर्स ऑफ एक्शन को आसानी से कर सकते हैं, इन पर ज्यादा काम करने की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग का भी हाँ एक लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, अपने हमें काफी सारी चीजें पढ़नी होती हैं और उसके बाद करनी होंगी। और आई थिंक मैंने गलत बता दिया, वो जो क्वेश्चन आया हुआ था वो डाटा सफिशिएंसी का नहीं, वो क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का था। आई थिंक कुछ ऐसा ही था, फिलहाल एग्जैक्ट याद नहीं है वो किसका था। कोज एंड इफेक्ट पर ज्यादा रिक्वायरमेंट, काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्गुमेंट पर नहीं है, अजम्पशन पर नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन पर नहीं है, रीजन असर्शन पर नहीं है। मैं इनकी बात कर रहा था, ये सारी की सारी एक यूनिट है, एक यूनिट से शायद कोई क्वेश्चन देखने को मिला तो मिला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो डिसीजन मेकिंग देगा अगर इस यूनिट से दिया तो मैक्सिमम यही होगा। बाकी ये जो है वो लिखे रहते हैं कि स्टेटमेंट वाली जो यूनिट है वो इस रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन ऐसा हमें उस पर काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रैंकिंग को पहले बता चुका हूँ। सीरीज का कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ है, तो सीरीज का जो चैप्टर होगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट की। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज होगा, ना कि उसके क्वेश्चन यहाँ पर यूज होंगे। हर बार अलग अलग सीरीज जो है उठाकर एग्जाम में दे रखी होंगी, अलग अलग यूज होंगी, लेकिन सीरीज अलग अलग होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा वो इस चैप्टर का होगा, जो कि एसएससी में पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और ये कोई नया नहीं है, सिर्फ सीरीज वाले चैप्टर की ही बात थी, तो सीरीज का बात करो या इसकी बात करो, एक ही बात है वो। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट एग्जाम हमारे सामने डी ट्रिपल एस बी का है। यहाँ पर बाकी सारी चीजें एसएससी वाली ही रहने वाली हैं, तो बस थोड़ा सा फर्क ये होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में। एसएससी में वो थोड़ा कम आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है, मतलब इसकी वेटेज थोड़ी ठीक है। रैंकिंग से यहाँ पर क्वेश्चन ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें, एज से एक क्वेश्चन हमें रीजनिंग में देखने को मिलता है। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सेम पेयर का क्वेश्चन जो है वो पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में देखने को मिल जाए, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी सारी चीजें हमारी बड़ी आसान हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। फिगर एनालॉगी की बात करें, मैंने फिर से बताया था कि कंप्लीशन ऑफ फिगर और फिगर एनालॉगी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन कंप्लीशन ऑफ फिगर से एक दो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। दोनों पर सेम कॉन्सेप्ट होता है, तो बस मान के चलते हैं कि शायद कभी ना कभी वो भी देखने को मिल जाए। दोनों चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट है, बस चैप्टर अलग अलग है। यहाँ पर जो सबसे अलग चीज है वो ये चीज अलग है कि यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। डी ट्रिपल एस पी का कोई भी एग्जाम दो, मान के चलो यदि उसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो वहाँ पर 40 क्वेश्चन नहीं होंगे रीजनिंग के, वहाँ पर 39 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैथ का पूछा गया होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैथ का आता है, तो यदि मैथ अच्छी होगी तो उस एक क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज उसको नहीं कर पाओगे। बाकी यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी बड़ी आसान है। सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा आसान पूछा जाता है, वेन डायग्राम आसान है, डायरेक्शन आसान हो गया, डाइस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग सब आसान है। इन स्टेटमेंट से फिर से वही इन चैप्टर से फिर से वही बात है कि भाई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बड़े आसान होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी यदि बात करें, यहाँ पे जो एक चीज है वो है पजल की। पजल यहाँ पे पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट तो नॉर्मल सा देगा वो, इस पर हम लोग उतनी मेहनत नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा पढ़ना होगा। पजल की बात करें, पजल यहाँ पर काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। पजल यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम केस में वो यहाँ पर नंबर्स नहीं देता, वो नाम नहीं देता है, वो यहाँ पर सिर्फ एक चीज यूज करता है, और वो चीज यूज करता है C1 C2 C3 C4 C5। कोई बच्चे हैं, 5 क्लासों में पढ़ते हैं, क्लास के नाम C1 C2 C3 C4। बच्चों के नाम दे रखे हैं A1 A2 A3 A4 A5। और उनके जो कलर से लाइक करते हैं उसका कुछ नाम दे रखा होगा R1 R2 R3। तो 3 स्टेप तक चला जाता है, यानी कि 3 फैक्टर बेस्ड पजल जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है। और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन नंबर्स की वजह से, पता ही नहीं चलता कि कौन सा नंबर हमें कहाँ पे रखना होगा। अगर नाम हो तो हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से वो चीजें जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो हमें इस पर थोड़ा सा कम करने की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी सब कुछ यहाँ पे आसानी पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें,
रेलवे के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? सब कुछ बड़ा आसान है, जो कि हमने पढ़ा है वही किया गया है। मिसिंग नंबर यहाँ पे पूछा जाता है, सेम पेयर को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में इसको, सेम पेयर को जो है उस पर फोकस किया जाए, मिसिंग नंबर को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। एज का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, और एज का एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। मैथ्स का क्वेश्चन हमें कभी देखने को मिला भी है और कभी नहीं भी देखने को मिला, तो इसको हम लोग मानते हैं कि यदि मैथ हमारा अच्छा है तो वो हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा की यदि बात करें, रैंकिंग से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये फिर से वही बात है कि सारी की सारी एक ही यूनिट है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस काउंटिंग ऑफ फिगर की मैं एक बार बात कर लेता हूँ। काउंटिंग ऑफ फिगर में एसएससी से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लेवल आता है इसका। एसएससी से ग्रेटर लेवल है इसका, काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर में जो है उसमें थोड़ा सा हाई लेवल होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि चेंज के जो सिंबल चेंज होते हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज होगा। कॉन्सेप्ट तो नहीं, कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल पूछ ली जाती है। और बाकी तो सब चीज़ें आसान होंगी। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस पर हमें काम करने की। पजल का नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो एसएससी का करो और अपना रेलवे का करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम लोग हमारा जो है सेम ही रहता है। और डायरेक्शन के क्वेश्चन में भी चैप्टर में भी काफ़ी बार कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पूछ ली जाती हैं। बाकी ऐसा यहाँ पे सब कुछ आसान होगा। ब्लड रिलेशन की बात करें, लेंदी होगा, समय टेकिंग, मतलब कि करने में थोड़ा लंबा होगा। लंबी सी लाइन लिखी होगी, लंबी सी इक्वेशन लिखी होगी, उसको सोल्व करना होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है वो बड़ा आसान होता है। बस थोड़ा सा समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है। डीआई की यदि बात करें, काफी बार होता भी है और काफी बार नहीं भी गिवन होता है। और अगर गिवन है तो बड़ा सिंपल सा है, और अगर गिवन नहीं है, मैथ में गिवन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी बड़ा आसान सा गिवन होता है। इसके अलावा की यदि बात करें कि हमारे पास एग्जाम है, यूपी के यदि किसी भी एसएससी के एग्जाम को हमें देना हो तो उसमें क्या क्या चीजें पूछ ली जाती हैं यहाँ पर। बाकी सारी चीजें सेम हैं। और आई थिंक मैंने एक चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, और चैप्टर का नाम था इनइक्वालिटीज। सबसे पहले स्टेट एग्जाम में जिसने इंक्लूड किया था इनइक्वालिटीज इस चैप्टर को, सेंटर में तो खैर ये बैंकिंग में पूछा जाता था, धीरे धीरे फिर एसएससी में पूछा जाने लगा। लेकिन एसएससी में भी बाद में पूछा गया। एसएससी से पहले यूपी के एग्जाम में इसको लिया गया था, और यूपी एसआई का जो एग्जाम था 2016 या 17 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें पहली बार इसका क्वेश्चन देखा गया था। और एक नहीं, यहाँ से पांच, इस चैप्टर से पांच क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे उस समय। तो मान के चलते कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, और अब भी इंपॉर्टेंट है। अब भी हर बार एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो बड़ी आसान आसान गिवन है, वो हम लोग कर सकते हैं। एसएससी से मुश्किल लेवल नहीं होता, एसएससी से आसान लेवल होता है इन सभी चीजों का। तो यदि हमने वहाँ पे किया है काम, तो हम इस एसएससी की तैयारी किया तो हम इसकी भी तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज जो है समझने की वही है कि कैलेंडर और क्लॉक की यदि बात करें, स्टेट एग्जाम की बात है, तो हालांकि वैसे तो क्लॉक सभी ने खत्म कर दिया है धीरे धीरे, और कुछ ने तो सिलेबस से हटा भी दिया है, कुछ स्टेट ने, लेकिन फिर भी ये स्टेट एग्जाम है, तो हो सकता है यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए, या तो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या क्लॉक का क्लॉक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि स्टेट एग्जाम है तो कुछ भी पूछ सकता है। सिलेबस इतना उनका फिक्स नहीं होता है। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, जितने क्वेश्चन देखे गए उन सभी से सामने लिखा गया है। तो कैलेंडर पर भी काम करना होगा, और यहाँ पे हमें क्लॉक पर भी काम करना होगा, यदि यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये बस यही था हमारा सिलेबस। और इसी को आपने तैयारी करनी है आप लोगों की, इसी को अपने हिसाब से तैयारी कर लें, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी के हिसाब से उसको ही चैप्टर को ज्यादा फोकस करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।